तो हमने ऐसा समय देखा सर, जब जर्नलिस्ट लोग जब अपनी न्यूज़ बनाया करते थे, तो मैंने ऐसा भी देखा है, पंजाब में अक्सर रहे हैं, चंडीगढ़ और उस तरफ, मंत्री भी अगर आ जाए और वो टाइप कर रहे हों तो मंत्री जी आधा आधा घंटा वेट कर रहे हैं। आने वाले समय के हिसाब से जर्नलिज्म में, मीडिया में सुधार कैसे हो, उस पर भी चर्चा हो। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाया, बोला कि उनको मत छेड़ो। मैंने कभी जीवन में उस व्यक्ति को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाय पीते भी नहीं देखा। हमने देखा कार रुकी, लेकिन कार फिर चली गई। बोले यार खड़ा होकर कौन काम करता है, बैठो ना। अरे अपने चपरासी को बोला, रामू नाम था, रामू जरा चाय लाओ फलाने के लिए। चौथा स्तंभ है, मतलब कि वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है, लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसमें भी एक तानाशाह है। यूं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे कि मेरा प्रो एक्स पार्टी और प्रो वाई पार्टी उनका अप्रोच है, तो फिर जर्नलिज्म भी क्या ही करेगा। तो मैं बोलता था काट दो, बोले नहीं ये आपने लिखा है। पहले के लोगों के पास पैसे भले न रहे हों, पत्रकारों के पास आज बहुत पैसे हैं। मालवीय जी का वो सम्मान करते थे एक संपादक के नाते। क्या बात है। तो जो मीडिया को अपने बस में ही रखना चाहते हैं, वो भी क्यों मीडिया में दिखना चाहते हैं। आखिरी उम्मीद है तो हम चर्चा होनी चाहिए, करनी चाहिए, हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जो गिरावट आई है हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। इसको मैं टीवी ड्रिवेन मीडिया वाला समाज कहता हूँ, टीवी मीडिया ड्रिवेन समाज, जो बाद में वही लोग टेलीविजन पर जाने के लिए छटपटाते हैं। और दिल्ली में बैठे हुए कुछ बड़े सोशल मीडिया के बड़े बड़े, उनके लाखों नहीं दसियों लाख फॉलोअर हैं, तो जब भी वो जाते हैं कहीं चुनाव में, तो वहाँ उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी हार रही होती है। हमने कहा कि यहाँ तो मतलब हार होना मतलब संभव ही नहीं है। जब जैसे जैसे हमने सरेंडर करना शुरू किया तो उन्होंने भी उसका फ़ायदा लिया, फ़ायदा वो भी ले रहे हैं। हम सोशल मीडिया ने ये जो एक महीन रेखा थी, एक जो वो थी पर्दा था, एक लिहाज का पर्दा था, उसको ख़त्म कर दिया है। पाठक को जागरूक होना पड़ेगा। तो पाठक तो कुछ हद तक जागरूक है, जो हमारा जो श्रोता और दर्शक है ना, वो जागरूक उसको होना पड़ेगा। और किस तरह से वही पत्रिका, एक दौर आता है कि धर्मयुग 5 लाख बिकने लगता है, साप्ताहिक हिंदुस्तान 3 लाख बिकने लगता है, और फिर डेविएशन आने लगता है। और जो डेविएशन आया वो टीवी के बाद ही आया है। अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लागू करने की शुरुआत होती है उसी सर्वे के बाद, और वो लागू नहीं हो पाता है क्योंकि पूरा देश खड़ा हो जाता है। अगर कोई एक बार साधु बन गया, वो फिर जाति न पूछो साधु की, तो इनका एक प्रेशर ग्रुप बनेगा, तो मुझे लगता है कि बदलाव होगा, देखने को राजनीति को भी सोचना होगा, और पत्रकारिता तो खैर सोचने लगी है। तो जो उस पत्रकार के विरोधी हैं वो भी मान रहे हैं कि उसको गाली देना उचित नहीं है। अभी 1 साल पहले तक लोग नहीं मानते थे। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है। इस बदलाव की जो लकीर है ना, उसको हमें पकड़ना है, उसको और बड़ा करते जाना है। इसको इसलिए अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ मेरा और आपका कोई नैरेटिव नहीं है, मेरा और आपका कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा वाला नहीं है। हम एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर के देश जिधर बढ़ रहा है उसमें सुधार कहाँ कहाँ हो सकता है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। नमस्कार, लेट्स टॉक भारत विद राजेश गोयल में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ वेटरन जर्नलिस्ट, बहुत लंबे एक्सपोजर के साथ, जिन्होंने कई बड़े अखबार हैं भारत के, उनमें कार्य किया है, अपना समय बिताया है और एक छाप छोड़ी है, खासकर दैनिक भास्कर, अमर उजाला, जी और ऐसे कई बड़े ब्रांड्स के साथ काम किया है और चर्चा में रहते हैं अक्सर, क्योंकि सत्य को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है। और जब आप अपने करियर में सत्यता से मुखर होकर अपनी बात को कहते हैं, लिखते हैं, तो दुनिया याद भी करती है। मेरे साथ आज श्री उमेश चतुर्वेदी साहब हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मीडिया चौथा स्तंभ है सर। लोकतंत्र में मीडिया को एक समय पर बहुत प्योर, बहुत सिंसियर और भय देखते थे हम। भय था खासकर उन लोगों में जो राजनीति की तरफ, अक्सर उन्हीं पर चर्चाएं होती हैं। हम देखते थे कि वो लोग भी इंतज़ार किया करते थे कि साहब जो है वो टाइप कर रहे हैं,
न्यूज़ बन रही है और वेट किया करते थे। तो सर, सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि जो आपने समय बिताया है, क्योंकि इतना लंबा समय आपने बिताया है, इस पर थोड़ा हमें बताइए कि उस वक्त का मीडिया तब क्या कहता था। इस पर बात शुरू करने से पहले आप ही की बात को आगे बढ़ाते हुए मैं एक अपने जीवन का अनुभव बताना चाहूँगा। जी। 2012 में हिमाचल प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हो रहा था और वहाँ एक सरकारी गेस्ट हाउस में उस ज़माने में, तब भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, अरुण जेटली जो अब दिवंगत हो चुके हैं, उनकी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश भर के पत्रकार जुटे थे और उसमें क्या हुआ कि प्रेस कॉन्फ्रेंस चूँकि दोपहर की थी तो उसके बाद खाने का प्रोग्राम था, तो जो भारतीय जनता पार्टी के वहाँ के कार्यकर्ता थे उन्होंने पत्रकारों को खाने पर बुलाया। एक पत्रकार ऐसे थे, बुजुर्ग पत्रकार थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, वो उठे भी नहीं। उन्होंने बहुत कोशिश करने के बाद एक गिलास पानी पिया और भारतीय जनता पार्टी के उन दिनों प्रकाशन विभाग के जो अध्यक्ष होते थे, पिछले दिनों वो भी दिवंगत हो गए, हालांकि वो पहले सरकारी नौकरी में थे और ख़ासतौर पर वही विभाग वो डील करते थे जिसे हम लोग लोक जनसंपर्क कहते हैं। जी जी जी। अम्बाचरण वशिष्ठ, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को बुलाया, बोला कि उनको मत छेड़ो। मैंने कभी जीवन में उस व्यक्ति को किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में चाय पीते भी नहीं देखा और हमारे मुख्यमंत्री भी उनसे घबराते हैं। हमने जब पत्रकारिता की शुरुआत की थी तो उस दौर में एक ऐसे व्यक्ति से पालना पड़ा या देखा मैंने, और मैं तब शुरू में चूँकि बच्चा था तो डरता था, लेकिन बाद में मैं उनसे करीबी हुआ, एक बड़े पत्रकार के केबिन में मिला और उसके बाद तो मुझे लगा कि वो अंदर से नारियल की तरह कोमल हैं, लेकिन उनका बाहरी आवरण बहुत ही कठोर था और बड़े अक्खड़ टाइप के पत्रकार थे। गुरु कृपाल सिन्हा उनका नाम था जी। पीटीआई में भाषा के, वो शायद न्यूज़ एडिटर थे उन दिनों, समाचार संपादक थे, लेकिन रिपोर्टिंग करते थे। और मुझे याद है मेरी भी बीट होती थी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान जी वाजपेयी सरकार में संचार मंत्री थे, उनके यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उनकी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए उनके घर 12 जनपद, जिसमें आज रामनाथ कोविंद जी रहते हैं, पूर्व राष्ट्रपति, तो हम लोग पैदल जाते थे। उस ज़माने में सुविधा बहुत नहीं होती थी। गुरु कृपाल सिन्हा भी जून की उस तपती दोपहर को जा रहे थे और रामविलास पासवान अपनी सरकारी कार से, संचार भवन से अपने घर उसी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे थे। हमने देखा कार रुकी, लेकिन कार फिर चली गई और जब प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ ख़त्म हुई तो उन्होंने एक बात बोली कि गुरुजी, मैंने आपको पैदल आते देखा, मैंने कार रोकी कि आपको बैठा लूं, लेकिन फिर मुझे लगा कि बीच सड़क पर भारत का एक कैबिनेट मंत्री कहीं आपकी डांट से बेइज्जत ना हो। तो रामविलास पासवान की बेइज्जती नहीं होती, वो कैबिनेट मंत्री की होती, इसलिए मैंने फिर दुम दबा के कार लेके भाग आया। हमने ये जीवन देखा है। जो आपने सवाल पूछा ना, उसमें क्या है, उसके लिए जिम्मेदार एक तो चीज़ क्या है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं ना, उस समाज की भी अपनी कुछ जो जिसको डेविएशन कहते हैं अंग्रेजी में, वो तो है। लेकिन पत्रकारिता जब हमने शुरू किया था तो उसमें दो चीज़ होती थी, एक तो मिशन, और मिशन के बाद प्रोफेशन की बात की जा रही थी। तो ऐसा कहा जाता था कि जब प्रोफेशनलिज्म आएगा तो चीज़ें और बेहतर होंगी, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि प्रोफेशनलिज्म जो है वो नौकरी तक सीमित होता चला गया, अपनी रोजी रोटी तक सीमित होता चला गया। तो शायद इसकी भी वजह से ये गिरावट आई है जिसकी वो बात आप करते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत, अब आज की पीढ़ी जो पत्रकारिता में है, कभी कभी मैं देश के कुछ चुनिंदा जगहों पर पढ़ाने जाता हूँ तो मैं कहता हूँ कि शायद आप लोग ये, जैसे गांधी के बारे में आइंस्टीन ने कहा था ना कि वो आने वाली पीढ़ियाँ सोचेंगी कि हाड़ मांस का ऐसा पुतला भी था, ऐसे आप भी सोचोगे कि ऐसे भी संपादक थे। मैं दैनिक भास्कर में, जिसका आपने जिक्र किया, मैं जहाँ काम करता था उसके उन दिनों ब्यूरो चीफ होते थे शरद द्विवेदी जी, और बहुत पैसे वैसे से बहुत ताकतवर नहीं थे, लेकिन मैंने देखा है कि जब भास्कर के चेयरमैन आते थे रमेश चंद्र अग्रवाल तो उनको सामने बैठाते थे। मैंने ये भी देखा है
कि सुधीर अग्रवाल जो अभी चेयरमैन हैं, रमेश जी दिवंगत हो गए, और उन्होंने, मेरे सामने की बात है, 1 वोट से 1999 में वाजपेयी सरकार गिर गई थी और उस पर वो कुछ ज्ञान देने लगे थे, तो उस ब्यूरो चीफ ने कहा था कि आप रहते हो भोपाल तो वहीं समझा करो, आपके बस का नहीं है समझना, सुनो कैसे सरकार गिरी। ये हमने संपादक देखे हैं। और क्या हुआ है ना कि पत्रकारिता में जो गिरावट आई है ना, तो इस गिरावट की एक बड़ी वजह हम पत्रकार लोग भी हैं। हमने भी खुद को सरेंडर करना शुरू कर दिया अपने निहित स्वार्थों के चलते। जैसे मैं जी में था, जी हमारे परिचय में आपने जी का जिक्र किया, तो एक दिन उन दिनों सुभाष गोयल जी के छोटे भाई लक्ष्मी गोयल जी संभालते थे जी न्यूज़। तो जी न्यूज़ में एक अक्सर वो आते थे न्यूज़ रूम में, एक दिन वो आए, मैं उन सब लोगों का नाम नहीं लूँगा, तो लोग खड़े हो गए, भाई मालिक हैं, एडिटर इन चीफ हैं। तो उन्होंने क्या कहा, हमारे जो सबसे सीनियर व्यक्ति हैं, बहुत सीनियर व्यक्ति जो उस समय थे, मैं उसके बाद मेरी उस न्यूज़ रूम में हैसियत थी उस समय, बोले यार खड़ा होकर कौन काम करता है, बैठो ना। अरे आपने चपरासी को बोला, रामू नाम था, रामू जरा चाय लाओ फलाने के लिए, चाय लाओ, ये थक जाएगा खड़ा होकर, बैठो बैठो। तो वो लोग भी इतना स्पेस देते थे। मतलब मैं मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। और मैं अमर उजाला में जब नया नया ही था, तो आज के दौर में हमसे वो एमसी से जूनियर है लेकिन बड़े पत्रकार हैं, तो वो खड़े हो गए थे और स्वर्गीय अतुल माहेश्वरी का दौरा हुआ था अमर उजाला के उस दफ्तर में। तो उन्होंने कहा कि खड़ा होके तो पेज नहीं बन सकता या रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती या संपादन नहीं हो सकता, बैठो। आज जिस तरह से राजनीति में भी राजनेता चाहता है कि हमारे सामने सब लोग खड़े रहें, वैसे दुर्भाग्यवश दुखद है कि मैनेजमेंट के लोग भी ऐसा चाहते हैं। वो एक जो पत्रकारिता में संपादन के लिए और संपादक के लिए एक स्पेस होनी चाहिए। मैं आईएमसी का पढ़ा हूँ, भारतीय जनसंचार संस्थान का, 30 साल हो गए पढ़ाई करके निकले हुए। तो उसमें एक बात पढ़ाई जाती थी कि पत्रकारिता, मीडिया, लोकतंत्र का जो आपने कहा भी चौथा स्तंभ है, मतलब कि वो डेमोक्रेटिक है, लोकतांत्रिक है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, उसमें भी एक तानाशाह है, और वो तानाशाह कौन है? संपादक। क्या बात है। अब वो संपादक की तानाशाही भी खत्म हो गई है, क्योंकि उसकी तानाशाही में एक लोकतंत्र था। अच्छा, तो बहुत सारी बातें हैं। अब जैसे जैसे बात हम लोग करेंगे तो खुलती जाएंगी। मैंने ये लिखा, मैंने मीडिया में जो संस्कार है, व्यवहार है और शिक्षा है, क्योंकि शिक्षा को आपने टच किया कि शिक्षा में अगर ऐसा पढ़ाया गया था तो शिक्षा में भी कहीं धुंधलाहट आई है, कहीं वो क्लैरिटी ऑफ सब्जेक्ट नहीं आया कि ऐसे चरित्र क्यों डेवलप नहीं हुए, ऐसे योद्धा क्यों नहीं बन रहे हैं आज जो अपनी बात को, अपने दम को रखते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि हर इंस्टीट्यूशन का एक कल्चर होता है, तो उसको अडॉप्ट करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन या संस्था, ऑर्गेनाइजेशन अगर यूं कॉम्प्रोमाइज करना शुरू कर दे कि मेरा प्रो एक्स पार्टी और प्रो वाई पार्टी उनका अप्रोच है, तो फिर जर्नलिज्म भी क्या ही करेगा। यहीं से तो शुरू हो जाता है वो द्वंद्व, जिसके ऊपर फिर टिप्पणी करनी पड़ती है, जिसके ऊपर सोचना पड़ता है कि भाई कैसे। तो आप जो शिक्षा में आपने जैसे बताया, तो ये जो व्यवहार है, अब इसको आप कैसे देखते हैं और इसको कैसे सुधारा भी जाए आगे जाके? मैंने अपने गुरुओं से सीखा है, अपने वरिष्ठों से सीखा है। ऐसा नहीं कि सारे वरिष्ठ अच्छे ही थे, लेकिन फिर भी वो पत्रकारिता के प्रति आज के दौर में जो लोग सक्रिय हैं और जो सो कॉल्ड वरिष्ठ हैं, उनकी तुलना में कहीं ज़्यादा डिवोटेड थे, ज़्यादा प्रतिबद्ध थे। उनकी प्रतिबद्धता पहली पत्रकारिता थी। ऐसा नहीं है कि उनकी विचारधारा नहीं थी, वो भी किसी खास को सपोर्ट करते थे, लेकिन वो आटे में नमक के बराबर। यस। कभी उन्होंने, अच्छा एक चीज़ और देखा मैंने कि, और मैं दोनों धाराओं की बात करता हूँ जो आज की दो बड़ी धाराएं हैं, नाम लेना उचित नहीं है। मैं दूसरी धारा जो आज की धारा है, उसके एक बड़े पत्रकार के लिए कई रिपोर्टें लिखी हैं मैंने। जहाँ हम लोग बात कर रहे हैं उसी के बगल में उनका दफ्तर होता था। वो असहमत होते थे कि आपकी रिपोर्ट का ये अंश ठीक नहीं है, तो मैं बोलता था काट दो, बोले नहीं ये आपने लिखा है। बहुत बढ़िया बात। मैं प्रवाल मैत्रा का उदाहरण दूंगा, क्योंकि हम शुरू किए थे अमर उजाला में
तो उन्होंने मुझे 1996 का चुनाव चल रहा था तो कुछ असाइनमेंट दिया, तो मैंने कुछ लिखा। तो वो थोड़ा वो गुस्से में बोलते थे, ऐसा लगता था। तो उन्होंने बोला, मैं नया नया था, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैंने कहा सर काट दीजिए, मैं पत्रकारिता में सर बहुत कम लोगों को बोलता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, ये तो मैं अपना विचार रख रहा हूँ, ये तो तुमने ऑब्जर्व किया है ना, यू आर रिपोर्टिंग ना। बहुत बढ़िया बात सर। भाई ये मैंने आज तक किया है। दूसरी चीज़ क्या है कि पत्रकारिता में जब हम लोग पढ़ते थे तो 2-3 चीज़ें सिखाई गई थी, अब ये सब चीज़ें सिखाई नहीं जाती हैं। जिस तरह से सामान्य शिक्षा में नैतिकता और नैतिक शिक्षा को हमने हटा दिया, तो उसका एक रिफ्लेक्शन जिसे कहें, परावर्तन जो भी कहें, हमारी पत्रकारिता की शिक्षा में भी है। जैसे हम पत्रकारिता में थे तो हमें जो शुरुआती दिनों में रिपोर्टिंग पढ़ाई गई तो हमें कुछ डूज डोंट और नैतिकता बताई गई। तो उसमें एक ये था कि भारत के राष्ट्रपति, किसी राज्य के राज्यपाल और राष्ट्रीय झंडा छोड़कर हम किसी के लिए खड़ा नहीं होंगे, ना ताली बजाएंगे। ये इनहेरिएंट है आज भी। मैं एक सरकारी संस्थान में मैं खड़ा नहीं हो पाता हूँ। एक दिन एक बड़े अफसर ने बोला, घरे फलाना आए थे नहीं खड़े हुए। मैंने कहा मैं अभी भी रिपोर्टर अपने को मानता खड़ा नहीं हो पाता है। हाँ, राष्ट्रगान बजेगा तो हो सकता है तुमसे पहले खड़ा हो जाऊं, राष्ट्रपति आएंगे तो ये चीजें भी हमने नई पीढ़ी को बताना जरूरी है, छोड़ दिया है। जरूरी तो है। कहीं ना कहीं ये भी एक चीज है। और दूसरी चीज क्या थी कि पहले के लोगों के पास पैसे भले न रहे हों, पत्रकारों के पास आज बहुत पैसे हैं। ये बहुत बड़ी बात बताई। हाँ, जब हम लोग करियर शुरू किए थे तो दिल्ली का जो रिपोर्टिंग का गढ़ है, जिसको हम लोग इंडियन न्यूज़पेपर सोसाइटी बिल्डिंग, INS बिल्डिंग के नाम से जानते हैं, तो वहाँ गिने चुने कार छोड़िए स्कूटर होते थे। आज कार ही कार है, जिसके पास नहीं वो फिसड्डी माना जा रहा है। तो कहीं ना कहीं इसकी एक बड़ी वजह जो है हमारे जो जीवन मूल्य में हस्तक्षेप किया है उदारीकरण ने, उसका भी है, मानना पड़ेगा। लेकिन जो उस दौर के पत्रकार थे वो पैसे वाले नहीं थे, लेकिन वो ऊंचे व्यक्तित्व के धनी व्यक्ति थे। जो आपने कहा ना, एम चलापति राव जी नेशनल हेराल्ड के संपादक थे और नेहरू से मिलने से मना कर दिया। जो हेराल्ड के जो वो फाउंडेशन ट्रस्ट जो भी है संस्था चलाती है, उसके चेयरमैन थे। बोले नहीं अभी टाइम नहीं है, हमें एडिटोरियल लिखना है। क्या बात है, वाह। एक पत्रकार और हैं, मैं जानता हूं उनको, और जिस इस देश में पत्रकारिता में डेविएशन के लिए माना जाता है कि शुरुआत की टाइम्स ऑफ इंडिया ने, जो कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम ला करके, उस टाइम्स ऑफ इंडिया में उनसे कहा गया, वो कार्यकारी संपादक थे, कहा गया कुछ 4 लोगों को नौकरी से निकालने के लिए। तो उन्होंने ये कहा था कि मैं उन 4 को तो छोड़िए, मैं भी आपकी कृपा पर हूँ, तो इसलिए बेहतर है कि आप ही निकालिए, हम नहीं निकालेंगे। आज के जो संपादक है ना, वो अपनी गिरेबान बचाने के लिए, भले ट्विटर पर बहुत बड़े क्रांतिकारी बन जाएंगे आजकल, वो सबसे पहले अपने मातहत की ही गर्दन नापते हैं। तो मुझे लगता है कि जो व्यक्तित्व का क्षरण हुआ है, जानते हैं क्या होता है? जैसे मैं उदाहरण दूंगा कि एक ही कुर्सी है प्रधानमंत्री की, उस पर तमाम तरह के व्यक्तित्व रहे हैं जी, और वो अपने अपने ढंग से उन्होंने छाप छोड़ी है। तो जो किसी भी कुर्सी पर बैठने वाला व्यक्ति, कुर्सी महत्वपूर्ण है, लेकिन व्यक्ति क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि उसका जो शख्सियत है, उसकी जो पर्सनालिटी है, वो भी छाप छोड़ती है। मुझे लगता है कि जो पत्रकारिता को लीड करने वाली, नेतृत्व करने वाली ताकतें थीं, मालिक भी और संपादक भी, दोनों के व्यक्तित्व में जो गिरावट आई, मालिक भी इतने उदार हृदय नहीं रहे। भाई काला कांकर के राजा साहब ने जब हिंदुस्तान निकाला तो मालवीय जी को उन्होंने संपादक बनाया। उस जमाने में वो 200 रुपया तनख्वाह देते थे 30 में। मालवीय जी ने 2 शर्त रखी थी कि आप शराब पिए होंगे और बुलाएंगे, उसी दिन मैं इस्तीफा दे दूंगा, एक, और दूसरा कि मेरे संपादकीय में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। उन्होंने कहा ठीक है। उन्होंने एक दिन रात को बुला दिया, वो पी लिए थे, गए, इस्तीफा दिया, चले आए। जब चले आए तो राजा साहब को, तो चूंकि अब राजा साहब की भी आपको प्रशंसा करनी होगी, उनको भी मान देना पड़ेगा, वो बरसों तक पैसा भेजते रहे, क्योंकि मालवीय जी का वो सम्मान करते थे एक संपादक के नाते। क्या बात है। मुझे लगता है कि ये जो चीज़ें गिरी हैं, लेकिन अब सवाल ये है कि कहाँ से शुरू होगा। करना तो किसी को करना पड़ेगा।
और जो करेगा, आमतौर पर जो करता है ना, उसको अपना पहले तो बलिदान देना पड़ता है, क्योंकि ये जीवन का ये नियम है कि जब कोई अच्छा काम करने जाता है लीक से हट करके, तो सबसे पहले उसको रोका जाता है। स्ट्रगल करना पड़ेगा। फिर भी वो नहीं मानता तो उपेक्षा की जाती है। लेकिन उपेक्षा करते करते भी वो लगा रहता है, तो फिर लोगों का ध्यान जाता है और फिर वो हीरो बनता है। भारतीय जनता पार्टी इसका उदाहरण है। शुरू में उपेक्षा हुई, मजाक उड़ाया गया, आज वो जाइंट किलर है। तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। हमारे एक गुरु थे नहीं हैं, मतलब रिटायर हो गए इसलिए थे लगा रहा हूँ, बड़े पत्रकार रहे हैं, सुभाष धुलिया। मैं उनको कोट करना चाहूँगा। बोले कि पहले जो थे लोग कम से कम 51 हाथ के थे, तो वो खराब भी लोग चुनते थे तो 49 हाथ का चुनते थे। क्या बात है, वाह। आज तो क्या बोलते हैं, बोगनवेलिया बोलते हैं ना, हाँ, का जमाना है। तो जाहिर है कि वो तो और छोटे लोग चुनेंगे। तो मुझे लगता है कि ये जो बोगनवेलिया की संस्कृति है ना, इसने भी पत्रकारिता को जकड़ लिया है, पत्रकारिता को, मैनेजमेंट को भी जकड़ा है। क्योंकि शायद 1925 में अखिल भारतीय संपादक सम्मेलन हुआ था भरतपुर में, उसके अध्यक्ष थे माखनलाल चतुर्वेदी जी। तो उसमें एक बात उन्होंने बोली थी, नहीं माखनलाल चतुर्वेदी नहीं, माफ़ कीजिएगा, पराड़कर जी, बाबूराव विष्णुराव पराड़कर। तो उन्होंने कहा था कि भविष्य के अखबार बड़े चमक दमक वाले होंगे, उनकी छपाई बढ़िया होगी, प्रोफेशनलिज्म होगा, लेकिन उनमें प्राण नहीं होगा। मुझे लगता है हम लोग उस दौर से गुजर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ आपने बोला ना कि जो सवाल पूछा तो उसमें ये बातें आ रही हैं कि गिरावट क्या है ना, कि ये सब चीज़ें तो हुई हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि पत्रकारिता, अगर पत्रकारिता इतनी ही हेय है, मीडिया इतना ही खराब है, तो जो मीडिया को अपने बस में ही रखना चाहते हैं वो भी क्यों मीडिया में दिखना चाहते हैं? ये मीडिया की ताकत है। यस। ये आलोचना करने वाले लोग जो ट्विटर पर क्रांतिकारी बनते हैं और किसी खास मीडिया का, किसी खास व्यक्ति का, पत्रकार का, लेकिन जब उनके सामने संकट आता है, उनको कोई विपत्ति का सामना करना पड़ता है, कहीं सुनवाई नहीं होती है, फिर वो किसी नेता के पास तो जाकर थक जाते हैं ना, किसके पास जाते हैं? आज भी वो मीडिया के पास जाते हैं। क्यों भाई, तुमने तो गाली दी थी, नहीं जाना चाहिए, करा लो। तो क्या है कि जो भारत में मीडिया का इतिहास है, और दुनिया में तो और भी पुराना है, भारत में अंग्रेजी अखबारों का इतिहास करीब 300 साल पुराना है, थोड़ा ज़्यादा ही है। और हिंदी अखबारों का, अंग्रेजी पत्रकारिता का 300 साल से ज़्यादा का है, हिंदी का 200 साल से ज़्यादा का। 1826 में पहला अखबार निकला था कलकत्ता में, तो अब 200 साल होने वाले हैं। लेकिन आप देखेंगे कि पूरा जो विकास हुआ है मीडिया का, वो भारतीय स्वाधीनता आंदोलन के साथ हुआ है। आज हमने जो अपने समाज में जीवन मूल्य एडॉप्ट किए हैं, जो जर्मन समाजशास्त्री हेबरमास हैं, जिसको पब्लिक स्फीयर कहते हैं, लोकवृत्त हमने नाम दिया है, तो उसमें जो वैल्यू सिस्टम है, आज भी हमको किसी की पर्सनालिटी को जब नापते हैं तो उसी वैल्यू सिस्टम से नापते हैं, वो स्वाधीनता आंदोलन ने डेवलप किया। छुआछूत नहीं होना चाहिए, महिलाओं की शिक्षा होनी चाहिए, बाल विवाह नहीं होना चाहिए, ये सब स्वाधीनता आंदोलन था। हमारा जो स्वाधीनता आंदोलन है ना, वो सिर्फ एक विदेशी शासन से मुक्ति का आंदोलन नहीं है, जो हमारी समाज की जड़ता है उससे भी मुक्ति का आंदोलन है। और पत्रकारिता उसमें उसका सहयोगी रही है। उस दौर का हमारा साहित्य भी, हर भाषा का साहित्य, शायद ये जो इनहेरिएंट है साहित्य और पत्रकारिता के जीन में, शायद यही वजह है कि आज भी पत्रकारिता आखिरी हथियार है, आखिरी उम्मीद है। तो हम चर्चा होनी चाहिए, करनी चाहिए, हम लोगों को चर्चा करनी चाहिए। जो गिरावट आई है, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा? पर भाई साहब, ये गिरावट आई कब से, शुरू कब से हुई? आपको क्या लगता है कि ये दौर कहाँ गड़बड़ हुआ? देखिए, दो चीज़ें मैं मानता हूँ, इससे आप असहमत हो सकते हैं और हमारे जो श्रोता लोग हैं, पाठक लोग हैं, बाकी लोग जो विद्वान लोग हैं असहमत हो सकते हैं। लेकिन मैं इसको सोचता हूँ तो दो तरह से देखता हूँ। एक तो जो उदारीकरण शुरू हुआ, तो उसमें आप देखेंगे कि आर्थिक बोलबाला बढ़ा, समाज में पैसे का बोलबाला बढ़ा है। ये आपको गांव तक दिखता है। गांव में
हमारा जो बचपन गुजरा है, हो सकता है आपका भी गुजरा हो, तो हमने देखा था, माफ़ कीजिएगा ये आप प्रचलित नैरेटिव के खिलाफ है, मैं ब्राह्मण समुदाय से हूँ। अच्छा। तो हमारे यहाँ अगर दूध ज़्यादा हो गया तो बेचा नहीं जाता था। हमारी एक गाय थी, बचपन में मुझे याद है, बचपन क्या, मैं कॉलेज में पढ़ने जा रहा था, तो 8 लीटर दूध देती थी। हम 5 प्राणी थे घर में, कहाँ से पियेंगे 8-8 16 लीटर, तो वो बांटा जाता था। आज हमारे ही घर में उससे कुछ ज़्यादा ही लोग हैं और दूध बेचा जाता है। क्यों? क्योंकि अर्थ का दबाव बढ़ा। पहले सब्जी जो है ना, गांव में अगर किसी के घर पैदा होती थी, जो बेचना है, जिसका रोजी है, उसको छोड़ दीजिए, वो खास तबका है, बाकी तबके के लिए वो बांटने का चीज़ होती थी। गांव में पैसे का बोलबाला नहीं था। हालांकि गांव में अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं, तो ये पैसे का जो बोलबाला बढ़ा है ना, वो पत्रकारिता बाकी समाज में भी दिखा है। तो जाहिर है कि पत्रकार की भी एक लिप्सा होगी, इच्छा होगी कि हम भी कुछ अच्छा कमाएं और हम भी कुछ बेहतर ढंग से जीवन यापन करें, और क्यों ना करें। तो शायद यहाँ से एक डेविएशन होता है एक। और दूसरा क्या है कि जैसे अखबार भारत में जो विकसित हुए ना, तो वो चरणबद्ध तरीके से हुए हैं, बड़ा धीमी गति से हुए हैं, मूल्य अडाप्ट करते हुए भारत में। जो हम आज का जो मीडिया है ना, ये हमारी जितनी बातचीत है उसमें सबसे ज़्यादा जो हमारा बिंब बनता है ना, वो सिर्फ टीवी को लेकर के बनता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अखबार महत्वहीन हो गए, लेकिन पूरा मैं इस समाज को, आज के दौर को, पिछले 10-12 साल से जो चल रहा है, बल्कि ज़्यादा ही कहिए, 2 दशक कहिए, इसको मैं टीवी ड्रिवेन मीडिया वाला समाज कहता हूँ, टीवी मीडिया ड्रिवेन समाज। तो हमारे लिए मीडिया का जब भी बात होती है, हालांकि वेबसाइटें बहुत फैल गई हैं, लेकिन हम उस पर, वेबसाइटों पर भी टीवी का असर है। बिल्कुल। और जो टीवी डेवलप हुआ, तो हुआ क्या कि हमारे यहाँ जो प्रिंट के अच्छे पत्रकार, जिनकी हम लोग अपनी बातचीत में शुरुआती दिनों बातचीत में चर्चा की, उन अच्छे पत्रकारों ने टीवी को हेय दृष्टि से देखा। वो जो पारसी थिएटर के विस्तार से जो हमारा सिनेमा आया है ना, एक मसाला, वो जमाना 20 साल पहले याद कीजिए, अब तो थोड़ा सिनेमा में भी सुधार आ गया है, खासतौर पर हिंदी सिनेमा। नहीं तो उस दौर में एक समानांतर सिनेमा को छोड़ दीजिए तो क्या था, फार्मूला, एक गरीब लड़का होगा, एक धनी लड़की होगी, कुछ गाने बजाने होंगे, फार्मूला होता था, कुछ मसालेबाजी। टेलीविज़न में चूंकि जो अच्छे पत्रकार जो उन दिनों प्रिंट में थे, जिन्होंने टेलीविज़न को खराब माध्यम माना, उसमें नहीं गए, जानबूझ के मजाक उड़ाते रहे। तो एक जानते हैं ना, विज्ञान का एक सिद्धांत है, वैक्यूम का सिद्धांत, जहाँ वैक्यूम होता है वहाँ हवा जाती है, अब अच्छी जाए बुरी जाए, चली गई। वो लोग चले गए जिनको ये जो 200 साल, 250 साल में एक मूल्य अडाप्ट किए गए थे पत्रकारिता में, उससे उनको कुछ लेना देना नहीं था। और चूंकि चाक्षुष माध्यम है, विजुअल जो मीडियम है, उसका असर बहुत ज़्यादा होता है। आप जानते हैं, आप काम भी करते हैं उसमें, तो उसने एकदम से लोगों को आकर्षित किया, और वो फिर डेविएशन। और आप देखिए कि अखबार भी बाद में उन्हीं उसी टीवी के साथ तुलना करने लगे, कंपटीशन करने लगे, फार्मूलाबाजी पर चलने लगे, टीआरपी के लिए। बिल्कुल। तो अब वो 2 चीज़ें हैं कि एक तो आर्थिक उदारीकरण के बाद जो हमारा सोशल वैल्यू सिस्टम में गिरावट आई, उसका असर पत्रकारों पर भी पड़ा, पत्रकारिता संस्थानों पर पड़ा। और दूसरा, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो दिल्ली टाइम्स को आप पढ़िएगा, लिखता है मेड इन दिल्ली लिखता है, मेड इन दिल्ली लिखता है, तो हाँ, वो प्रोडक्ट मानता है। तो ये जो धारणा विकसित हुई, और रही सही कसर जो टेलीविज़न में अच्छे लोग नहीं गए। मैं तो बड़े लोग हैं, अभी भी हैं, सौभाग्य से वो लोग हैं जो बाद में वही लोग टेलीविज़न पर जाने के लिए छटपटाते हैं। काश कि वो चले गए होते, तो वो इतना नहीं गिरते जैसे आज गिरा है। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ। हमारे बड़े लोग अभी भी हैं, वो मानेंगे इस बात को। और जिनसे मैं डिबेट करता हूँ, जो बड़े लोग थे जो उन दिनों नहीं गए, वो कहते हैं कि हाँ ये सही है कि अगर लोग गए होते, मेन स्ट्रीम वाले जो वैल्यू सिस्टम से आए थे, तो शायद इतना डेविएशन नहीं होता। और नहीं होता तो समाज के सामने, मीडिया जो समुदाय है उसके सामने एक उदाहरण रहता। तो मुझे लगता है कि ये दोनों चीज़ें रही हैं। तो भाई साहब, जैसे आपने बताया कि टीवी न्यूज़ है, फिर डिजिटल न्यूज़ भी आ गई है, अब तो मोबाइल के ऊपर भी सैकड़ों नहीं, हज़ारों, लाखों चैनल चल रहे हैं। अभी हम अयोध्या जी गए थे तो वहाँ पर देखा, इतने लोग नहीं थे जितना मीडिया था। हर कार में मीडिया वाला, हर
चलने फिरने वाले यूट्यूबर्स, तो सोशल मीडिया में भी अब खबरों का बड़ा भारी बोलबाला है और छोटी सी छोटी जगहों की भी न्यूज़ आप देखते हैं कितनी बड़ी हो जाती है। तो क्या आपको लगता है कि इसके ऊपर भी कोई कानूनी दायरा या कानूनी लगाम लगाने का कोई समय आया है? बिल्कुल, मुझे ऐसा इसलिए लगता है कि हम लोग अपनी बातचीत की शुरुआत में कर रहे थे ना कि हम अपनी विचारधारा उस दौर के पत्रकारों में थी, अपनी अपनी विचारधारा थी जी। लेकिन कोई एक कैंडिडेट जो उसकी विचारधारा के खिलाफ वाला है, अगर उनकी रिपोर्ट में जीतता हुआ दिखता था तो ये नहीं बताते थे कि वो हार रहा है। ऐसा था, यस, ऐसा अभी भी है जी नहीं, अब मैं बता रहा हूँ आज के पत्रकार ऐसा नहीं करते। अच्छा। आज के पत्रकारों में भी ये रोग आ गया है कि वो किसी खास पार्टी का, हर पार्टी का अध्यक्ष या नेता प्रवक्ता अपनी पार्टी को जीतता ही बताता है, तो अगर वो उससे प्रभावित है तो उसी को जीतता हुआ बताएंगे। हाँ, ऐसा तो हाँ। और मैंने सोशल मीडिया में देखा, खासतौर पर जब से मोदी सरकार आई है और दिल्ली में बैठे हुए कुछ बड़े सोशल मीडिया के बड़े बड़े, उनके लाखों नहीं दसियों लाख फॉलोअर हैं, तो जब भी वो जाते हैं कहीं चुनाव में तो वहाँ उनकी नज़र में भारतीय जनता पार्टी हार रही होती है। कई नाम तो मैं भी गिनवा सकता हूँ। नहीं, नाम गिनवाने की जरूरत नहीं है, उसको प्रवृत्ति मानिए। यस, नाम बताएंगे तो फिर उनका प्रचार ही होगा, प्रचार हो जाएगा। यस। और कुछ लोग उसी तरह से ऐसे भी हैं कि भारतीय जनता पार्टी जहां हार रही है तो वहां जाकर के वो भारतीय जनता पार्टी को जीतता हुआ ही दिखाते हैं। दिखाएंगे। यस। ये जो सोशल मीडिया ने ये मतलब एक जो प्लेटफॉर्म दिया और सबको पत्रकार बनाया, इस प्रवृत्ति को भी बढ़ाया है। राइट, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं जी न्यूज़ में था तो अपनी एक घटना बताता हूँ। मैं जहाँ भी रहा टीवी चैनलों में, तो मैं चुनाव का, जब भी चुनाव आता था तो प्रभारी बनाया जाता था। उत्तर प्रदेश में 2007 के चुनाव हो रहे थे, जिसमें पहली बार बहुत साल बाद बहुजन समाज पार्टी के मतलब बहुमत की सरकार आई, जो बहुजन समाज पार्टी की थी। तो हमारे न्यूज़ रूम के एक साथी थे, उनका खास व्यक्ति पर बड़ा ध्यान था जी। कोई कैंडिडेट पर, तो वो चाहते थे खुश करने के लिए उसको एक दो बार आके बोले कि ज़रा उसको एक दो लाइन खाली दिखा दीजिए को लीड कर रहा है। हमने कहा कि अगर उसके यहाँ से लीड मिल जाएगी तो हम दिखा देंगे। ना मेरा दोस्त है, मैं कहा उससे क्या हुआ भाई, लीड ले लेगा तो दिखा देंगे, लीड नहीं लगेगा तो नहीं दिखाएंगे। ठीक बात। तो हमारे संपादक होते थे राजू संथानम, तो वो ये सब खुसफुस देख रहे थे, तो आए मेरे पास, बोले लिसन फ्रॉम एवरीवेयर बट डू ऑन योर ओन। ये उन्होंने मुझे जो एक मतलब कॉन्फिडेंस कहे या एक आप कहिए कि एक उन्होंने एक ट्रैक दिया कि आपको इसी पर काम करना है, या मैं उस पर कर ही रहा था, एक और ज़्यादा सहयोग दिया। अभी क्या हो रहा है ना कि आप देखिए सोशल मीडिया पर लगते हैं लोग, जैसा अभी राजस्थान का चुनाव हुआ जी, तो सारे लोग हरा रहे थे, बिल्कुल, जो उनके विरोधी हैं। मध्य प्रदेश का चुनाव हुआ, सारे हरा रहे थे। छत्तीसगढ़ में तो चलिए मानते हैं कि कुछ था, डर था कि जीतेंगे हारेंगे नहीं हारेंगे। इसके पहले उत्तर प्रदेश का जब चुनाव हुआ तो उसमें भी सब बता रहे थे कि इस बार यूपी के बुआ और बबुआ की जोड़ी जीत जाएगी। जीत जाती तो अलग बात है। सोशल मीडिया के दौर में यही गड़बड़ हो रहा है कि ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे मेरी मान लीजिए विचारधारा है कि मैं राइट विंगर हूँ और मैं पंजाब में गया और मैं वहाँ हर जगह देख रहा हूँ कि झाड़ू की लहर चल रही है, तो हमने तो अपने डिस्पैच में लिखा अपने रेडियो को, अब चला प्रोग्राम भी बनाया, 5 प्रोग्राम बनाया। मैंने कहा कि यहाँ तो मतलब हालांकि सरकारी मीडिया में इस तरह से नहीं कहता, हमने कहा कि यहाँ तो मतलब हार होना मतलब संभव ही नहीं है आम आदमी पार्टी की, कैसे आप झुठला देंगे। ठीक बात है। तो मुझे लगता है कि जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है ये सब करने से थोड़ा इसलिए हिचकता है कि उस पर एक कानूनी बंदिश है, उस पर प्रेस एक्ट लागू होता है, उस पर प्रेस काउंसिल की कुछ निगाह रहती है। चलिए भले वो दंडित नहीं कर पाती, लेकिन वो एक रहता है जी। एक सोशल मीडिया में। अच्छा, सोशल मीडिया वालों की भी एक मजबूरी है।
अगर जिसने अपना दर्शक वर्ग बना लिया है कि वो मोदी का विरोध करेगा, तो जिस दिन वो सपोर्ट करेगा उसके सारे दर्शक भाग जाएंगे। और इसी तरह से जो दर्शक मोदी समर्थक है और वो सुनता है किसी खास व्यक्ति से, और जिस दिन वो बताने लगेगा कि नहीं मतलब बिहार में तेजस्वी भी बड़ी ताकत बन सकता है या बन चुका है, तो फिर उसके दर्शक भाग जाएंगे। तो एक उनकी भी है, कानूनी जब दायरा रहेगा तो मुझे लगता है कि हम सेल्फ डिसिप्लिन की ओर भी बढ़ना हमारी मजबूरी होगी। और एक चीज़ और है कि जब कानून बनेगा तो जो आज सोशल मीडिया के जो प्लेटफार्म हैं, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ट्विटर हो, उन्होंने जो अपना एल्गोरिदम डेवलप किया है, उस एल्गोरिदम पर भी एक डिसिप्लिन होगा कि भैया आप ऐसा एल्गोरिदम मत बनाओ कि जिसमें मोदी का विरोध या मोदी का समर्थन ही सिर्फ हो। एक तीसरी धारा भी हो सकती है, और उनको भी आपको रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मोनिटाइज करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है कि कानूनी एक चीज़ होनी चाहिए जी। क्योंकि देखिए अखबारों के बारे में भी मैंने देखा है, कहते हैं ना कि सेल्फ डिसिप्लिन होना चाहिए, सेल्फ प्रोक्लेम्ड होना चाहिए, लेकिन मैंने कई बार देखा है कि क्या है कि वो सेल्फ वाली चीज़ें भी वहाँ भी डेविएट होती हैं, अपवाद जो होता है, लेकिन वहाँ कानून का एक भय रहता है, तो लोग पहले ही लिख दिया जाता है। हर अखबार में घुसते ही कुछ डूज कुछ डोंट तय हो जाते हैं कि आपको ये करना है या नहीं करना है। हाँ, उनकी पॉलिसी होती है कि हम समहाउ उनके प्रति पॉजिटिव रहेंगे, समहाउ फलाने के प्रति निगेटिव रहेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बताता हूँ कि मैं भास्कर में काम किया सबसे लंबे दौर तक, और मैंने जो लिखा ना वो छपा था, मुझे कभी मना नहीं किया गया। हाँ, अंतर ये होता था कि मैंने किसी के खिलाफ लिखा, और खिलाफ क्या था, उनकी खबर थी, अगर उनकी कोई प्रायोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस होती थी तो वो वीटो लगाते थे कि ये नहीं जाएंगे, तो कोई बात नहीं, कोई और जाएगा, लेकिन कभी हमको नहीं रोका। एक बार मेरी बहुत मतलब मित्रता थी, ओम प्रकाश चौटाला जी के मीडिया एडवाइज़र थे और मेरी हरियाणा बीट होती थी, आजकल वो कांग्रेस में हैं, बहुत मित्रता रही है। तो मैंने एक खबर लिखी और खबर सही थी, तो सुबह सुबह मेरे को हड़काना शुरू किए कि मैं अभी संपादक का नंबर दो। मैंने कहा संपादक के नंबर से काम नहीं चलेगा, आपको मेरे चेयरमैन के यहाँ फ़ोन करना पड़ेगा, एमडी के यहाँ करना पड़ेगा। तो फिर बाद में बोले, वो जान गए कि दब नहीं रहा है, तो बोले कि ऐसा करिए कि ये बता दीजिए कि सोर्स क्या है। मैंने कहा आप पटरी पर आ गए कि सोर्स क्या है। मैंने कहा सोर्स तो नहीं बताऊँगा। सोर्स हालांकि उनके ऑफिस का ही एक बहुत ही मामूली आदमी था, उसने मुझे पूरी डिटेल दी थी। तो मुझे लगता है कि मालिक कभी खुल के नहीं कहता है, या मैनेजमेंट कि नहीं इनको हम नहीं करना है। ठीक है, कई बार वो कहता है कि मुझे इसमें, क्योंकि वो पूंजी का खेल है, अखबार हो, टीवी हो या रेडियो हो, तो वो पूंजी बहुत आज कम, छोटी पूंजी तो लगती नहीं है, बड़ी पूंजी लगती है, तो वो डूबना भी नहीं चाहिए, रोजी रोटी भी चलती है सैकड़ों लोगों की। तो उस समय जो चीज़ें होती हैं तो थोड़ा सा इशारा जरूर किया जाता है कि अरे यार जरा इस पर थोड़ा ध्यान देना, हार्श मत ज़्यादा हो जाना। लेकिन एक चीज़ ये है कि जिसको हार्श नहीं होंगे, अगर वो मान लीजिए कि रेप कर देगा, कैसे छुपा लेंगे आप? फिर आप साबित करने लगेंगे नहीं जी वो प्रकांड हमारे शंकराचार्य जी के टाइप के व्यक्ति हैं, जनता की नज़र में गिर जाएंगे। तो अंततः जो जनता है ना, वो तय करती है और वही असली ट्रैक निर्धारित करती है। और हम लोग जो है ना, जो कहते हैं हम नीति के हिसाब से तो चल सकते हैं, हम मतलब पत्रकार की मैं बात कर रहा हूँ, मैनेजमेंट भी एक नीति बनाता है, लेकिन ठीक है, जब जैसे जैसे हमने सरेंडर करना शुरू किया तो उन्होंने भी उसका फ़ायदा लिया, फ़ायदा वो भी ले रहे हैं। एक कमी लेकिन आई है मैनेजमेंट के लेवल पर, और इसमें राजनीति बहुत ज़्यादा वो है, उसके लिए मैं राजनीति को दोषी मानता हूँ। क्या है कि पहले राजनेता अपने बीट के रिपोर्टर को, या बहुत होता था तो संपादक को साधने की कोशिश करता था। अब क्या है कि वो सीधे मैनेजमेंट को करता है जी, तो उसका थोड़ा असर पड़ रहा है। और लेकिन एक चीज़ है कि जैसे आप कहते हैं ना कि पूरी दुनिया में मतलब आजकल एक कहा जा रहा है कि जी अघोषित आपातकाल है, ये है वो है, ठीक है मान लिया,
इसके बावजूद इतनी गालियां भी तो दी जा रही हैं, और गंदी गंदी गालियां। पहले क्या होता था कि आलोचना होती थी, अब सोशल मीडिया के दौर में क्या हो गया है कि जिनको हमने पढ़ाया है वो भी हमको गाली दे देते हैं। सोशल मीडिया ने आंख का पानी खत्म कर दिया है। अब जैसे मेरी आपसे या किसी एक्स से किसी वाई से मतलब वैचारिक मतलब समानता नहीं है, असहमति है, लेकिन आपने भी जो हम मतलब मैं अपने दौर की बात कर रहा हूँ, आपने भी कभी मुझे गाली तो नहीं दिया, उल्टे लेके गए कि चलो अब हो गया, बहस करते रहे, अब चलो तुम्हारे पास कार नहीं है, मेरे कार में बैठो चलते हैं। या मैंने भी कहा कि चाय पीने आ जाओ जल्दी से, बहुत हो गया अब भाषणबाजी। हम सोशल मीडिया ने ये जो एक महीन रेखा थी, एक जो वो थी पर्दा था, एक लिहाज का पर्दा था, उसको खत्म कर दिया है। मैं आपसे एक चीज पूछना चाह रहा हूँ भाई साहब इस पे कि क्या मीडिया, क्योंकि जितनी भी चर्चा हम करते हैं सब जाके राजनीति के आसपास ही अटक जाती है। प्रगति मैदान में मोबिलिटी फेयर हो रहा है, बहुत बड़ा फेयर है, फैशन के ऊपर बहुत काम हो रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो रहा है, वगैरह वगैरह, कितना कुछ तो देश में इस वक्त चल रहा है, जगह जगह एयरपोर्ट्स और क्या नहीं हो रहा है। तो क्या ये जो पत्रकार हैं ये क्या सिर्फ राजनीति को कवर करने के लिए पत्रकार होते हैं, या फिर वो उनकी जिम्मेदारी वो भी होती है कि भाई इंफ्रास्ट्रक्चर पे या फेयर्स एंड फेस्टिवल्स हो रहे हैं इन पर भी थोड़ा निगाह डालें, अगर अच्छा हो रहा है तो अच्छा कह दे, बुरा हो रहा है तो क्रिटिसाइज करे, लेकिन कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करे। आपका सवाल जो है ना, जो हमने कहा ना कि टीवी मीडिया ड्रिवन सोसाइटी है जी, उसी के प्रभाव में है। ऐसा नहीं, आप अखबारों में देखिएगा बहुत कवरेज होती है, करते हैं लोग। टीवी जो है ना एक खास व्याकरण में जो डेवलप हो गया है, हालांकि टीवी पे भी हम लोग जाएंगे ना, थोड़ा उसका चलन कम है और उसके लिए हमारी सोसाइटी भी दोषी है और हमारा समाज भी दोषी है। जैसे कुछ चैनल ऐसे हैं जो राजनीति एकदम नहीं कवर करते, ठीक है, उनकी टीआरपी डाउन है, उस तरह से नहीं है, लेकिन वो बिना राजनीति के चलते हैं। और ये दुर्भाग्य है हमारी सोसाइटी का, क्योंकि क्या है ना कि हमारी जो सोसाइटी खासतौर पर जानते हैं क्या है कि एक मैं नाम लूँगा, अच्युतानंद मिश्र कहते हैं कि पाठक को जागरूक होना पड़ेगा। तो पाठक तो कुछ हद तक जागरूक है, जो हमारा जो श्रोता और दर्शक है ना वो जागरूक उसको होना पड़ेगा। ये बात बहुत बहुत गजब की बात है। जागरूक श्रोता दर्शक नहीं है ना, बहुत कम संख्या है। मैं नाम नहीं लूंगा, उनका प्रचार हो जाएगा, लेकिन आप देखिए मैं ना मेरे घर में जब कोई नहीं रहता है तो मैं वो चैनल देखता हूँ और उस देख करके अपना भी ज्ञान बढ़ाता हूँ। कुर्ता पजामा कैसे आया, उस पर उन्होंने पूरा प्रोग्राम चलाया। कैमरे के बाद हम बता सकते हैं उसको, आप भी जानते हैं शायद, कुछ चैनल हैं जैसे मैं उस पर देखता हूँ, देर रात को प्रोग्राम आता है तो बताया कि ये जो आज कॉर्न फ्लेक्स जिस तरह से चलन में आया उसका आविष्कार क्यों हुआ था। तो इस तरह की चीज़ों को प्रसारित करते हैं। उनके प्रति हमारा जो दर्शक वर्ग है वो कम है। पश्चिम में जहाँ से पत्रकारिता, आधुनिक पत्रकारिता ही है, वहाँ याचिंग मतलब नौकायन के लिए पत्रिकाएँ हैं और मतलब अलग मतलब सेगमेंट हैं चैनलों पर। आप बीबीसी का चैनल 4 तो देख लीजिए, वो तो न्यूज ही नहीं चलाता, वो तो बाकी चीज़ें चलाता है। या हमने क्या हुआ ना कि पूरा जो टीवी हमने डेवलप किया ना खासतौर पर अपने यहाँ का, वो 2 धारा में डेवलप हुआ है। एक तो जो सिनेमा का मसाला वाला दौर था, तो हमारे जो चैनल थे या तो उसमें चले गए या फिर वो एक तमाशा कल्चर में डेवलप हो गए। मैं एक चीज़ पूछना चाहता हूं, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है। हाँ, उसकी वजह से थोड़ा कम होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे बीच में बहुत सारे लोग हैं जो कवर करते हैं, लेकिन हमने क्या है कि ये ना बोलते हैं ना कि गिव एंड टेक, अन्योन्य आश्रय जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसका रिश्ता है। हम पाठक को, क्योंकि मीडिया का 3 काम बताया जाता है कि सूचना देना, शिक्षा देना और मनोरंजन करना। तो जो हमारा जो टीवी मीडिया है ना, वो सूचना और मनोरंजन पर ज़्यादा फोकस है, वो शिक्षित करने पर नहीं। जब आप शिक्षा देते हैं ना तो आप एक तरह से ट्रेंड करते हैं, भविष्य के अपने दर्शक बनाते हैं, भविष्य के अपने श्रोता बनाते हैं और उनकी सुरुचि विकसित करते हैं। आप शुरू करिए कि जो हिंदी की ही बात करें तो 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आप देखेंगे, कहीं मैं कल बोल रहा था तो उसमें इसका भी जिक्र आ गया था ऐसे ही। तो उस समय की हिंदी देखिए,
और धीरे धीरे हिंदी कैसे विकसित होती है और किस तरह से वो प्रौढ़ होती जाती है, और किस तरह से वही पत्रिका, एक दौर आता है कि धर्मयुग 5 लाख बिकने लगता है, साप्ताहिक हिंदुस्तान 3 लाख बिकने लगता है, और फिर डेविएशन आने लगता है, और जो डेविएशन आया वो टीवी के बाद ही आया है। तो मुझे लगता है कि ये एक चीज़ जो मिसिंग है हमारी मीडिया में, उसकी ओर जाना पड़ेगा। ठीक। और इसके लिए जागरूक, ऐसा नहीं है कि हम पूरे समाज को मान लेंगे कि खराब है, ऐसा नहीं है। समाज में बहुत अच्छे लोग हैं, सोशल मीडिया पर अभी दिख भी रहा है। सोशल मीडिया ठीक है कि उनकी संख्या कम है, वो कम फोकस में आते हैं, कम नोटिस लिए जाते हैं, लेकिन लोग हैं लोग हर जगह हैं, गांव में भी हैं, शहर में भी हैं, ढाणी पर भी हैं और चौपाल पर भी हैं। तो मुझे लगता है कि उन लोगों को अब ये कैसे हम जोड़ सकते हैं और वो किस तरह से हस्तक्षेप करने वाली ताकत बन सकते हैं। तो मुझे लगता है कि मीडिया का परिदृश्य सुधरेगा। तो मेरा जो आज का आपसे आखिरी क्वेश्चन वो ये है कि एक बहुत बड़ा टारगेट 2047 का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमें दिया है, सबको दिया है, पूरे देश को। इस परिप्रेक्ष्य में कि हम लोग अगर 2047 में विकसित राष्ट्र होते हैं, तब तक मीडिया को आप कैसे सुधार के रास्ते पर लाते हैं? ये बहुत कठिन सवाल है और इसका सवाल का जवाब भी बहुत कठिन है। देखिए, 2047 तक भारत को विकसित बनाने का जो सपना है या जो लक्ष्य है, उसमें मीडिया अपने ढंग से तो करेगा ही। सबसे बड़ी बात है कि मीडिया इस दौर में एक चीज़ देखेंगे कि जो फॉल्स नैरेटिव है, जो गलत नैरेटिव है, उसको वो बढ़ा भी है तो उसको नकारने वाले लोग भी बढ़े हैं। और कई चीज़ें उसके कई कारण रहे हैं जो हम नहीं पढ़े या हमें पढ़ाया नहीं गया, तो हम उससे वंचित रह गए। जैसे इस देश में, थोड़ा जवाब लंबा होगा लेकिन मैं चलता हूँ, इस देश में कहा जाता है कि जी अंग्रेज़ों ने ही शिक्षा ठीक की, अन्यथा नहीं थी। 1823 में 3 प्रेसिडेंसी थी, मद्रास, बंगाल और पंजाब, थोड़ा बहुत लखनऊ था जी, तो सॉरी बम्बे भी थी। 3 प्रेसिडेंसी थी और पंजाब का चौथा इलाका था। मतलब 1823 में मद्रास, बम्बे और बंगाल और थोड़ा सा पंजाब। तो वहाँ जब शिक्षा को बदलने की बात चली तो उन्होंने एक सर्वे कराया, अंग्रेज सरकारों ने। उस सर्वे का डॉक्यूमेंट आज भी लंदन के जो राजकीय संग्रहालय है उसमें है, और उसी डॉक्यूमेंट के आधार पर भारत के गांधीवादी विद्वान धर्मपाल जी ने किताब लिखी अंग्रेजी में, द ब्यूटीफुल ट्री। वो शीर्षक भी उन्होंने इसलिए दिया कि गांधी जी भारत की शिक्षा व्यवस्था को, आप देखिएगा, पढ़िएगा, उनकी जो बड़ी शुरुआती पुस्तक है हिंद स्वराज, उसमें कहते हैं, तो उसको रमणीय वृक्ष का ही उन्होंने अंग्रेजी अनुवाद किया धर्मपाल जी ने। और उस दस्तावेज के मुताबिक भारत में 5 लाख विद्यालय उन दिनों चल रहे थे। ठीक है, अंग्रेजी नहीं थी, फारसी माध्यम था, संस्कृत माध्यम था, लोकल माध्यम था। तो हम इस तरह की चीज़ों को भुला दिए। जैसे हमने अब वो फॉल्स नैरेटिव में उसको मान लिया जी हमने कि हमारे यहाँ शिक्षा नहीं थी। अंग्रेजी शिक्षा 1835 में लागू करने की शुरुआत होती है उसी सर्वे के बाद, और वो लागू नहीं हो पाता है क्योंकि पूरा देश खड़ा हो जाता है। और अगर 1857 में भारत की स्वाधीनता का आंदोलन जो चला था वो सफल होता तो शायद अंग्रेजी शिक्षा उस तरह से लागू नहीं होती। 1860 में लागू हुई, 25 साल। आप देख लीजिए, मीडिया नहीं है, अखबार नहीं है, रेडियो की तो कल्पना भी नहीं थी, पूरा देश खड़ा हो गया। तो ये एक बड़ी बात है। ये सब चीज़ें हमको बतानी पड़ेगी लोगों को। दूसरी चीज़ क्या है, जैसे मैं भालचंद नेमाड़े मराठी के बहुत बड़े राइटर हैं और उनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिल चुका है। तो उनका एक मैंने साक्षात्कार किया था, तो उसमें उन्होंने एक बात बोली। दलित समाज से हैं, नृतत्व शास्त्री हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने बोला कि हमने ऐसे गलत पढ़ा दिया कि हमारे यहाँ जाति बहुत खराब व्यवस्था थी। अरे व्यवस्था में कुछ खराबी आ गई। बोले हमारे यहाँ जाति जो थी वो अपने अपने समाजों में स्वायत्त थी और फिर समाज को यूनिफाइड करती थी। बहुत बढ़िया। और जाति सिर्फ जाति नहीं थी, इट वॉज ए सिस्टम फॉर नॉलेज।
भाई अगर कोई लोहार है तो उसके बेटे को कहीं किसी मेडिकल का इंजीनियरिंग कॉलेज में नहीं पढ़ाना पड़ता था, वो उस जमाने की टेक्नोलॉजी सीख जाता था उनको अपने पिता से, बढ़ई सीख जाता था, पंडित पढ़ा सीख जाता था। और अगर किसी को 22 वर्षा है तो रोग भी नहीं थी। ये धर्मपाल जी ने भी मानव का स्वधर्म में किताब में लिखा है कि 22 वर्षा भी अगर किसी को रुचि है तो जा सकता है, क्योंकि वो डाटा बताते हैं कि दक्षिण में बहुत सारे मंदिरों में उस जमाने में अदर देन ब्राह्मण पुजारी थे। एक चीज और देख लीजिए जो भारतीय समाज में है, अगर कोई एक बार साधु बन गया, वो फिर वो जात न पूछो साधु की, तो ये कितनी अच्छी बात है। फिर वो उसकी जात नहीं हो, सबके लिए पूजनीय हो जाता है, सब पैर छूते हैं। वो क्या समाज में अपने को ऊंचा बनता है, वो करोड़पति व्यक्ति ठाकुर साहब हो जिसका दबदबा चलता हो, अच्छा है कमजोर आदमी हो। तो ये सब चीज़ों को आज ये किया जा रहा है। तो हमने कहा कि उन संदर्भों में हमारे मीडिया में जो फॉल्स नैरेटिव है, जो खराबी है, उसको दूर कीजिए। ठीक, करना भी चाहिए। जैसे बाल विवाह था, दूर हुआ, बहु विवाह था, दूर हुआ हुआ ना 1956 के चुनाव हिंदू विवाह अधिनियम से। उसके पहले हमारे ही का नाम है, बाबा जी का 2 शादियां थी। हम लोग अपने पिताजी से कभी कभी जब बोलने की हिम्मत करते तो बोलते थे कि आप तो डिटोरिएट हुए हैं, बाबा को 2 शादी, परदादा की 3 शादी, उनके सारे भाइयों को 4-4 शादियां। तो हमने अडाप्ट किया। तो जो चीज़ें अच्छी हैं उनको हमें अडाप्ट करना होगा। और उस हिसाब से एक चीज़ और है जो आपने पहले के सवाल में बोला कि हमने जिस व्यवस्था को अडाप्ट किया है ना, उसमें सबसे ज़्यादा राजनीति प्रभावी हो गई है। और हमारा जो समाज आज़ादी के पहले इतना राजनीति उन्मुख नहीं था। समाज के अपने सिस्टम थे और वो आज भी चलते हैं। भाई बिना कोई रजिस्ट्रेशन के शादी हो जाती है हमारे समाज में, मजाल है क्या? उसी बीबी के सामने कोई तो उसके पास पोथा तो नहीं है कोई लिखा हुआ, 4 झाड़ लगाती है, लोग डरते हैं कि नहीं डरते हैं? कहाँ से हुआ है? क्योंकि वो हमारे यहाँ एक सिस्टम डेवलप है। यस, हाँ, बच्चा है तो बच्चा है, हमारे पिता हैं तो पिता हैं, ठीक है, अपवाद होते हैं, माता को माता हो जाती है, पिता को पिता हो जाते हैं, लेकिन वो जनरल सिस्टम नहीं है। अभी क्या हुआ है कि अब हर चीज़ राजनीति। पहले क्या गांव में हमने देखा है अपने, मैं बलिया से आता हूँ, उस दौर में जो सबसे ज़्यादा अच्छे पुल बने थे उस दौर के हिसाब से, उस दौर के बलिया के सेठ ने बनवाए थे। महादेव प्रसाद सेठ का भी कहा जाता है कि उनका बनाया हुआ पुल है। तो अब क्या हुआ है कि हमने पुल हो, पोखर तालाब हो, स्कूल हो, सड़क हो, सबको राजनीति, मतलब राजनीति हर जगह हावी है। तो अब इससे दूर भी नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है कि पत्रकारिता में भी गुणात्मक सुधार के लिए राजनीति को भी सोचना होगा। ठीक, बहुत बढ़िया। और इसके लिए एक प्रेशर ग्रुप वो समाज से ही बन सकता है। समाज के जो अच्छे लोग हैं उनको आगे आना होगा, जागरूक पाठक होने होंगे, जागरूक श्रोता होने होंगे, जागरूक दर्शक होंगे। क्योंकि मैं नहीं मानता कि सब उसी भसड़ के यात्री हैं। तो इनका एक प्रेशर ग्रुप बनेगा तो मुझे लगता है कि बदलाव होगा, देखने को राजनीति को भी सोचना होगा। और पत्रकारिता तो खैर सोचने लगी है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि हर चीज़ का एक अति होता है ना, एक पीक पॉइंट होता है। जी। तो एक घटना अभी जिस समय हम लोग बातचीत कर रहे हैं तो एक घटना घटी है पत्रकारिता में, उसी टीवी में। तो जो उस पत्रकार के विरोधी हैं वो भी मान रहे हैं कि उसको गाली देना उचित नहीं है। अभी 1 साल पहले तक लोग नहीं मानते थे। अच्छा। तो ये कहीं ना कहीं एक बदलाव आ रहा है। इस बदलाव की जो लकीर है ना, उसको हमें पकड़ना है, उसको और बड़ा करते जाना है। यस जी, बहुत बढ़िया भाई साहब, बचा गया। आज तो आपसे जो चर्चा हुई है उसमें जो हमारे जो सुनने वाले देखने वाले हैं उनको बहुत कुछ समझ में आएगा। क्योंकि इस तरह की जो डिबेट्स, इस तरह की जो पॉडकास्टिंग है, इसको इसलिए अप्रिशिएट किया जा रहा है क्योंकि यहाँ मेरा और आपका कोई नैरेटिव नहीं है, मेरा और आपका कोई ऑब्जेक्टिव ऐसा वाला नहीं है। हम एक कंस्ट्रक्टिव अप्रोच को लेकर के देश जिधर बढ़ रहा है उसमें सुधार कहाँ कहाँ हो सकता है उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। आपके जो एक्सपीरियंस ने और जिस तरह की आपने अपनी बात को रखा है उससे बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आपका आभार तो हम क्या करें, क्योंकि ये भी तो बात शुरू ही हुई है, लेकिन फिर हम दोबारा आपको ज़रूर बुलाने वाले हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप आएंगे। तो
इसी बात को यहाँ विराम देने के लिए आज हमारे साथ श्री उमेश चतुर्वेदी साहब थे, जिन्होंने अपने इतने लंबे एक्सपोजर के बाद हमें बहुत सारी बातें सीखने को और समझने को, पत्रकारिता से भी और उसके आसपास का जो माहौल है उसमें भी बहुत कुछ बताया। हमें लेट्स टॉक भारत को लगातार समर्थन देने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको पहले ही पता लग जाती है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं बहुत जल्द और एक नई शख्सियत के साथ, व्यक्तित्व के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, प्रणाम भाई साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू।